नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की भागदौड़ शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए की 16 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बताया यह जा रहा है कि एनडीए के नेता आज ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे और इसी बीच खबर यह भी है कि कई सहयोगियों ने समर्थन के बदले अपनी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। उधर इंडिया ब्लॉक के नेता भी सरकार बनाने की कोशिश में जुट चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग होने जा रही है। बहुमत न आने के बावजूद इंडिया ब्लॉक इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर इंडी गठबंधन के जन्मदाता रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ आ जाएं तो उनकी सरकार बननी मुमकिन है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर बयान कौन कौन से सुनाई पड़े हैं आपको वो दिखाएं। यो एकदम इस पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी। तो देखिए, सरकार तो बनेगी ही। आपने सुना नीतीश कुमार को, किस तरीके से सरकार का स्वरूप होगा, साथ ही जो अलायंस की रणनीति है वो कैसे आगे बढ़ेगी, एनडीए कैसे साथ साथ कोलिशन की सरकार बढ़ाता हुआ नजर आएगा। करेंगे आज इसी पे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यह है कि एनडीए है एक साथ और मोदी पर सबको विश्वास। नीतीश नायडू पर नजर, किधर जाएंगे ये किंग मेकर? निभाना होगा गठबंधन धर्म, कठिन होगा मोदी का थर्ड टर्म। सहयोगियों की डिमांड और बार्गेन शुरू हुआ। 5 साल कैसे चलेगी सरकार? नंबर गेम में इंडिया पीछे है, फिर भी सरकार के देख रहे हैं सपने। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुमेर चरण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता सुशील व्यास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह पूर्व विधायक जेडीयू के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है दहाड़ में। पहला सवाल सुमेर चरण साहब आप ही के साथ, क्योंकि नंबर्स तो आए नहीं, मेजॉरिटी तो आई नहीं, लेकिन एक सपना बरकरार है कि हम भी सरकार बनाएं, कोई प्रधानमंत्री हो जो अलायंस का हिस्सा हो। लेकिन इसके पीछे की कैलकुलेशन आपकी क्या कहती है और क्या किंग मेकर्स की तरफ नजरें इंडिया अलायंस की भी हैं? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा गया। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, और जनता ने इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका सीधा सीधा उदाहरण ये रहा कि जैसे ही इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया तो कहीं ना कहीं इनकी निरंकुशता, कहीं ना कहीं इनकी तानाशाही ये झलक रही थी इनके जो 400 पार के लक्ष्य को लेके। और जनता ने ये तय कर लिया था कि ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता का रहेगा। ये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं भारत 24 के माध्यम से कि जनता ने ये तय कर लिया था कि ये चुनाव होना चाहिए, ये चुनाव होना चाहिए जनता वर्सेस मोदी, ये चुनाव होना चाहिए महंगाई के लिए, ये चुनाव होना चाहिए बेरोजगारी के लिए, ये चुनाव होना चाहिए मानव या अपने आदिवासी के अधिकार के लिए। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं कि आप देखिए कि कहां इन्होंने मछली की बात की, मुसलमान की बात कही, परंतु चुनाव कहां गया? चुनाव अपने लक्ष्य पे पहुंचा। नैतिकता तो यही बनती है जो आज माननीय मोदी जी ने कही, किया, राष्ट्रपति जी को इस्तीफा दिया, ये नैतिकता बनती है और बनने होनी भी चाहिए ये नैतिकता। परंतु कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये साफ आईना दिखा है। जिस बात पे ये लोग कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, भाई सरकार तो 272 में ही बन जाती है, तो अब कहीं ना कहीं ये साफ जनादेश
मोदी के ठीक है खिलाफ सुमेश चरण आप जी, जना दें, भारतीय आपने अपना जनता- ओपनिंग स्टेटमेंट दिया साहब और आपने बहुत बातों का जिक्र किया, लेकिन मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। मूल सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन आप बीजेपी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। कैसे वो 400 पार नहीं गए, और इसके लिए सरब दिन बीत चुका है मुझे लगता है। 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है, समर्थन पत्र इनके पास है, सरकार बनाने का दावा ये पेश करने वाले हैं, और आपकी मेजॉरिटी नहीं आई है। आपकी मेजॉरिटी सारे दलों को मिलाकर भी नहीं आई है, और इनके पास एनडीए की मेजॉरिटी जो है वो सरकार बनाने के लिए काफी नजर आती है। इसीलिए मेरा वो सवाल आपसे था। आगे आऊंगी तो उस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कोलिशन की गवर्नमेंट चलाने का। वो ऐसे ऐसे पद पर रहे जब कोलिशन को कैसे साथ लेकर जाया जा सके, कैसे कोई मतभेद ना हो, इसकी स्ट्रैटेजी उनको ना पता हो। आज आपके पास कोलिशन है, लेटर्स हम लगातार इधर दिखा रहे हैं जो आपको समर्थन का पत्र मिला है, लेकिन क्या इस वक्त आप अपने आप को इस सिचुएशन में देखते हैं जब सामने से हार्ड बार्गेन होगा, और शायद ना कहते भी उस हार्ड बार्गेन के लिए आपको हां कहना पड़ेगा? पूर्णिमा जी, सबसे पहले चैनल पे, पैनल पे और देश के तमाम प्रबुद्ध जनता को नमस्कार है, धन्यवाद है उस प्रबुद्ध जनता को जिसने आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को तीसरा बार मैंडेट दिया है। 2014 में हम मेजोरिटी के साथ आए थे, और लेकिन हमने सरकार एनडीए की बनाई थी। 2019 में उससे भी बड़ी मेजोरिटी के साथ आए थे, लेकिन सरकार हमने एनडीए की बनाई थी। आज एनडीए सरकार को तीसरी बार मौका मिला, और हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस के अपने मित्र का, जो हमारे उस मानक के लिए समझते हैं। हमें उस मानक को, तो कह रहे हैं कि हम तो नैतिक हैं ही, लेकिन आप नैतिकता का कितने बड़े पैमाना है, हमें नैतिकता के जिस मूल्य और मानक पर वो लेकर के चल रहे हैं, हम उसके लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, 99 पर अटके हुए हैं। उनके वोट प्रतिशत 21% है, और हमारे वोट प्रतिशत 37% है। इस 16% के अंतर है। हम उनके पास 99 सीटें, हमारे पास 2.5 गुना सीटें हैं, फिर भी वो हमें कह रहे हैं कि जनता ने आपको रिजेक्ट किया। अब ये हमारे लिए कितना बड़ा मानक सेट है। हमारे प्रतिद्वंदी भी हमारे लिए कितना बड़ा मानक रखते हैं, इस बात के लिए मैं अपने प्रतिद्वंदियों का भी सम्मान करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। नई बात की, हम अपने मानक से नीचे आए, लेकिन लोकतंत्र में जो मेजोरिटी का आंकड़ा है हम उसके ऊपर खड़े हैं, इसीलिए हम सरकार के पास जा रहे हैं। और जो दूसरी बात आप कह रही थी कि लोग हमारे साथ जो है, अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है। अगर अपने अपने प्रदेश के लिए, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने क्षेत्रों के लिए जो क्षेत्रीय दल अगर कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो वो मिल बैठकर हम बातें कर लेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, और बात करके जो राष्ट्र हित में, जो प्रदेश हित में, जो देश हित में उपयुक्त होगा उसको किया जाएगा। और हम लगातार अगर देखिए तो हम मूल्यों और मानकों से 0.7% हमारा वोट परसेंटेज मात्र गिरा, और कांग्रेस का 1.5% से बढ़ा। लेकिन सर वो 0.7% ने कितनी सीटें कम कर दी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपके ऑपोजिशन की बात करूं सर, तो 3.5% कुछ मुझे लगता है इनका एनहांस हुआ है, लेकिन उसने कितनी सीटें बढ़ा दी हैं, यानी कि सिर्फ 0.7% कम होने में कितनी गिरी, आप उसका कंपैरिजन करिए इनका बढ़ जाने का। वो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे सर, इसलिए। पूर्णिमा जी, 2004 में कांग्रेस को 26% वोट मिले थे, 145 सीटें मिली। 2009 में उनके पास 28% वोट मिले थे और 204 सीटें मिली। उस दोनों बार फुल टर्म उन्होंने सरकार चलाई। उससे ज्यादा हम लोग लगातार 31% हम लोगों ने 2014 में, 37%, 37.7% 2019 में, और 37% हमें अभी मिला है। तो हम लगातार उस रेशियो से तो बहुत ऊपर चल रहे हैं। और उसके बावजूद हम ये जरूर मान के चलते हैं, जैसे सपा का वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है और 79 सीटें मिली है, इसके लिए उनको साधुवाद है, बधाई है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मानक है, हमने अपने लिए इतना बड़ा मानक रखा है, और जो 400 सीटों का हम बात कर रहे हैं, जनता से जो हमारा वादा है उसी पर हमारा दावा है। अगर हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, जमहूरियत है, अगर हम कहते हैं 400 पार, तो हमने किसको मना किया कि आप कह लीजिए 500 पार। लेकिन कांग्रेस को इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि 40 पार कह पाए। लेकिन उन्होंने 295 कहा था, वो हो नहीं पाया। लेकिन जो आपने जिक्र किया उसी को आगे बढ़ाते हुए दीपक रंजन के पास जाती हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उम्मीदों का आसमान बहुत बड़ा होना चाहिए, इच्छाओं का, सपनों का आसमान, और वो उड़ान बहुत बड़ी होनी चाहिए। दीपक रंजन, एक तरफ बीजेपी का टारगेट अपने लिए था, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मेहनत, ऑल टाइम हाई वोट परसेंटेज रहा। इसके लिए आपको कल भी दिन भर बधाइयां मिली हैं, एक बार फिर से आपको बधाई। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि अखिलेश यादव जी को एक मिशन पर लगाया गया है इस वक्त,
और उस मिशन का नाम है मिशन नायडू और मिशन नीतीश कुमार। तो इस मिशन में अखिलेश यादव, सुमेर चरण जी इस बात पे हंस रहे हैं और आपका चेहरा एकदम गंभीर है। तो या तो आप खबर दे दीजिए या उस खबर को रोक लीजिए अपने तक। देखिए पूर्णिमा जी, जो आंकड़े निकल करके आए उसमें इंडिया ब्लॉक सभी सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखा है। और देखिए रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो जनादेश मिला है वो आदरणीय नेताजी का, हमारे उनका आशीर्वाद है, और जो जनादेश मिला है उसको हम सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी को उसको समर्पित करते हैं। ये सही है कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए और उनसे पूछ करके हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था। हमारा पीडीए हमारी स्ट्रेटजी थी। हम शुरू से कहते थे कि एनडीए उत्तर प्रदेश में पीडीए एनडीए को हराने का काम करेगा। और जिस तरीके से 7 साल से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उनके कामों को कह लीजिए या उनके कुशासन को कह लीजिए, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य महान जनता ने उसको नकारने का काम किया। अब देखिए जो किस मिशन पे लगाया गया, बात मिशन की हो रही पूर्णिमा जी, किस मिशन पे लगाया गया, किस मिशन पे नहीं लगाया गया, ये आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से और वही मीडिया सोर्सेज के माध्यम से इन चीजों पे पता चला है कि किस मिशन पे लगाए गए, किस मिशन पे नहीं लगाए गए। लेकिन ये सही बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में हम लोग एक गुड और हेल्दी गवर्नमेंट हम लोग देना चाहते हैं। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि कोalition की गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी को नहीं रहा है, लेकिन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसकी सरकार बनती है। लेकिन ये बात तो सही है पूर्णिमा जी कि कहीं ना कहीं अगर एनडीए की सरकार बनती है तो डिपेंडेंट सरकार होगी। इनको लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम आगे करके पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, तो आपने देख लिया होगा कि प्रभु श्री राम ने किसको आशीर्वाद दिया अयोध्या में। अयोध्या में मोदी जी जो है या पूरे देश भर में सिर्फ अब दोनों की बात होगी। फिर साहब दीपक रंजन जी, फिर पूरे देश की भी बात होगी। तो इनके देश भर के जो नंबर्स इनको मिले हैं और वो वोट परसेंटेज के साथ 36.56% का है, और ये 36.56% बहुत बड़ा है सर। पूर्णिमा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जहां पे कमी थी उस चीज को तो आप उजागर करिए। अयोध्या में इन्होंने क्या चिल्ला करके नहीं कहा था। ठीक है, एयरपोर्ट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं इस पर मैं कह रहा हूँ ठीक है, इनको मिला, लेकिन ये भी बहुमत से अपने अकेले दम पे इसका जवाब मैं धनंजय जी से लूंगी। लेकिन क्योंकि आपने ये कहा कि मैंने धनंजय जी आ रही हूँ, धनंजय जी 2 मिनट दीजिएगा मुझे। धनंजय को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उनके पास भी जाऊंगी। धनंजय जी आपका जवाब भी लूंगी। लेकिन चूंकि दीपक जी आपने ये कहा कि मैंने ऐसा कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, मैं आ रही हूँ धनंजय जी, आ रही हूँ। जो दीपक जी आपने कहा कि मैंने ऐसा कहा कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने उनसे ये कहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं जहां पर उनको ये पता है कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। पूर्णिमा जी अपनी बातों को ट्विस्ट करें। दूसरी बात नहीं सर, आप इसको लॉगर पे चेक कर लीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। अच्छा ठीक है दीपक जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर इस कुर्सी पर मैं बहुत जिम्मेदारी से जो कहती हूँ वो मुझको पता है कि मैंने क्या कहा। ठीक है, आपने दीपक जी, ठीक है, आपने नहीं कहा, लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं है। लोग कह रहे हैं, दीपक जी ये बहस का मुद्दा नहीं है सर, ये बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपने मुझे कोट किया इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया। बस आपने मुझे कोट नहीं किया होता तो मैं आपको करेक्ट नहीं कर रही होती। अच्छा लोगों ने कहा ना, आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगी। दीपक जी, लेकिन मैंने नहीं कहा, ऐसा कह रहा है, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। ठीक है, आई एडमिट, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सुशील व्यास जी के पास मुझे जाने दीजिए। धनंजय जी जवाब आपका लूंगी। सुशील व्यास जी, चर्चाएं कहां से निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार सरकार बनाने का दावा पेश करने तक, और अभी सारे जितने भी अलाइज हैं उनके दस्तखत लेने उससे पहले तक ये कहा जाता रहा कि जो आपके पास लोग थे, जो आपके पास छिटक कर आए थे गुट से, उन्होंने रिजल्ट के बाद ये महसूस किया, क्योंकि अब वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए बेहतर ये है कि असली शिवसेना के पास चले जाएं। असली शिवसेना से मेरा मतलब ये है कि जो एक नैरेटिव सेट हुआ है नतीजों के बाद, दूसरी पार्टी को कहा जा रहा है कि वही असली शिवसेना है, क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा जताया। तो ऐसे आपके 4 सांसद हैं जीते हुए जो अपना मन बदल रहे हैं और जाने की सोच रहे हैं कि वापस हम चले जाते हैं उद्धव गुट के पास। ये खबरें कहां से निकलकर सामने आ रही हैं? पूर्णिमा जी, मैं खुद आपकी बातों से आश्चर्यचकित हूँ कि 24 घंटे नहीं हुए रिजल्ट आए हुए और आप कह रहे हैं सांसद इधर उधर जा रहे हैं। जो सांसद हमारे साथ जीत के आए हैं, साथ के साथ बड़े मजबूत हैं, और असली शिवसेना नकली शिवसेना जैसा कुछ नहीं है। अधिकृत शिवसेना जो है वो शिंदे जी के नेतृत्व में है। बाला साहब द्वारा जो निर्मित शिवसेना है उनके विचारधारा पे हम चल रहे हैं, जिसको ठप्पा लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी ठप्पा लगा करके हमें चुनाव चिन्ह और झंडा दिया है, उस शिवसेना के चिन्ह पर जो जीत का है वो कहीं निश्चित रहिए, कहीं नहीं जाने वाले। बड़ी मजबूती के साथ
एक विधायक भी इधर उधर नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कुछ लोग और यहाँ आने की तैयारी में। और आप जो कह रहे हैं हार जीत का सवाल, आप देखिए कि दूसरी शिवसेना के गुट ने 21 सीटें लड़ी, 9 जीते, हमने 15 लड़ी, 7 जीती। तो बताइए स्ट्राइक रेट किसका? बिल्कुल सर, रेशो वाइज तो फिर आप ही का स्ट्राइक रेट अच्छा है। फिर ये कहना कि असली नकली बेनामी हो जाएगा ना। तो ये बात सही नहीं है। कोई आप निश्चित रहिए, एक भी व्यक्ति यहाँ से वहां हिलने वाला नहीं। मैं तो निश्चिंत हूँ सर, जिनको समस्या हो सकती है उनकी तरफ से ऐसी बातें निकलकर सामने आई, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे कंफर्म कर लिया जाए, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। ठीक कह रही हूँ ना? हमारी संख्या पूर्णिमा जी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और इसी पर आपको स्टिक ऑन रहना है। मोहम्मद नेमतुल्लाह, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, 2 बातों की चर्चा हो रही थी, हम और आप जब इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था हर तरफ कि भाई जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो रवैया रहा उसको लेकर जनता खिन्न है। लेकिन कुल मिलाकर जब नतीजे सामने आए तो नीतीश कुमार एक किंग मेकर की तरह सामने आए हैं और आज नीतीश कुमार की पूछ हर जगह है। तो क्लैरिटी क्या मान के चले? अब तो खैर दस्तखत हो गए तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, लेकिन क्या किसी को ये उम्मीद अभी भी बरकरार रहने दें कि पानी और बह सकता है? बिल्कुल नहीं। जो मैंडेट मिला बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और जिसने जो बढ़ चढ़ के महिलाओं ने वोट किया और जो वुमेन एम्पावरमेंट नीतीश कुमार ने जो बात की, उसका रिजल्ट जो देखने को मिला। इसलिए एनडीए को 24 सीटें मिली और हमारा बीजेपी नेचुरल एलाई है, हम उसके साथ हैं और उन्होंने बड़ी खबर को स्क्रीन पर रखेंगे, समर्थन पत्र भी दे दिया। इसलिए इस तरह से इट्स एंड बट्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं और सरकार जल्द से जल्द बनाएगी। मैं आपसे कह सकती हूँ कि क्षण से टूटे कोई सपना, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया, दस्तखत हो चुके हैं, तारीख सामने आ चुकी है, समय मिल चुका है कब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और इस तरफ आपकी बैठक चल रही है। तो बढ़िया नाश्ता पानी, मुस्कुराहट और इसके साथ हमने क्या बेहतर किया, इस पर चर्चा तक सीमित रहेगी ये बैठक। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो भी प्रधानमंत्री बनने जाएं हमारी उनको शुभकामनाएं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को नकारा है। सुमेर चारण जी, मैं भी फिर से आपसे वही बात दोहरा रही हूँ। मैं फिर से सर आपके पास वही बात रिपीट मोड में फायदा नहीं ना। समझिए, कुछ नया बताइए ना सर, नया बताइए ना कुछ। अलायंस क्या करेगा आप ये बताइए ना। नई बात यही है, अरे अलायंस बताइए ना आप क्या करेगा सर। जनादेश आ चुका है, जनादेश आ चुका है सर, और जनादेश मोदी के नाम पर आया है, जनादेश मोदी के नाम पर आया है। जैसे इससे पहले जनादेश नेहरू जी के नाम पर तीसरी बार आया था, नीतीश कुमार जी की डिमांड वैसे ही जनादेश नैरेटिव मत सेट करिए चारण जी। मैं ये पूछ रही हूँ, अलायंस की अगली रणनीति तो बताइए अब क्या आगे। अलायंस की सही रणनीति है जो संविधान की रक्षा के लिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी आए हमारे पास, चाहे नीतीश जी आए हमारे पास, या इंडिया गठबंधन। अब कोई नहीं आ रहा सुमेर चारण जी, कोई नहीं आ रहा। अभी समय है, आप इंतजार करिए। राजनीति में पल पल में खबरें चेंज होती है। अभी तो ये अपने प्रस्ताव रखेंगे ना, और ये कहने की आपके पास ठोस वजह, ये कहने की आपके पास ठोस वजह या फिर हवाई बात एक बार फिर से। नीति पुण्या जी, आप समझिए मेरी बात। समझ रही हूं सर। कितनी गाली दी मोदी जी ने, ये बात नोटेड है। कितनी गाली अमित शाह ने दी, वो बात नोटेड है। धनंजय जी, धनंजय जी कहा इन लोगों ने, वो बात ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। उम्मीदें हैं जो एकदम बरकरार हैं कि किसी भी पल कुछ भी बदल सकता है। सुनिए, और डिमांड के बाद क्या रिजल्ट होता है वो सुनिए। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं अपने भाई असहमतियों के सम्मानीय लोकतंत्र है दीपक भाई को मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने लोकसभा, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अगले ओथ के पहले तक का नियम है कि तब तक राष्ट्रपति उनको कहते हैं कि तब तक आप प्रधानमंत्री कार्यवाहक के तौर पर रहिए। तो प्रधानमंत्री भूतपूर्व नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए। इसलिए उन्हें भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहना संवैधानिक तौर पर गलत होगा, इसमें मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि भाई ये ऐसा लोग कह रहे हैं, वैसा लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर अगर आप दृष्टि डालें तो एक गुर्बत से शोहरत तक का सफर तय करते हुए एक व्यक्ति ने अपने जिजीविका से
कितना बड़ा इतिहास चला, जनशक्ति मोदी जी के पास है। 370 सीटें उन्हीं के नाम पर मिली है। जितना बड़ा मैंडेट आया है हमारा, 340 सीटें मिली हैं। उसके अलावा जो आज जो सारे सहयोगियों ने पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा कि देश ने मोदी जी को मैंडेट दिया और हम सभी उनके नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हैं। एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव है, व्यापक परिभ्रमण है, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व, एक सूक्ष्म जीवन चेतना, सूक्ष्म प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंत आस्था, अमोघ आत्मविश्वास और लोकतंत्र के प्रति घोर श्रद्धा, और श्रद्धा भी ऐसी कि हम सारे असहमतियों को, आपकी दी, कांग्रेस की दी हुई अनंत अनेक गालियां, कांग्रेस की दी हुई अनेक प्रताड़ना, और कितनी प्रताड़नाओं से कितने जो जिया जलेगा उसी में उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज नहीं होता। धनंजय जी, आप ये सब कुछ भी कह लीजिए, आप ये सब कुछ भी कह लीजिए, आपको लगता है कि विपक्ष का जो नैरेटिव स्टेटमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा? वो अब भी कहेगा कि ये जो नतीजे आए हैं ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। आप ये लाइन 10 दिन बाद बोलिए, 20 दिन बाद फिर रिपीट करिए, 3 महीने तक बोलते रहिए, लेकिन वहां से जवाब यही आएगा। 275 तक पहुंचाने की कोशिश है, अब निर्दलियों में भी होड़ है कि बीजेपी के पास आ जाते हैं। तो अब आप अपने लिए इसमें कोई स्कोप बचा हुआ देख रहे हैं या विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? देखिए पूर्णिमा जी, मैं धनंजय भाई से कहना चाहता हूं कि उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो कहा जा सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए मैं उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह देता हूँ। पूर्णिमा जी, कोई जनादेश किसी एक दल को नहीं मिला है, ये हंग पार्लियामेंट है। हाँ। और जस्ट वेट एंड वॉच, अभी इसमें बहुत से खेला बाकी हैं और आगे क्या होना है क्या नहीं होना है इसका हम लोग जब शपथ। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, अभी आप छुट्टी की बात कर रही थी, तो ये सही है कि जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उसी दिन इत्तेफाकक हम लोग की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हम प्रवक्ताओं को भी ना आप लोग रहेंगी और ना हम प्रवक्ताओं को आप लोग बुलाइएगा, तो हम लोग को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मैं तो चाहती हूँ दीपक रंजन जी आपकी छुट्टी कभी ना हो, क्योंकि प्रवक्ताओं की जरूरत हमें हमेशा है। मैं भी हमेशा है। जिस दिन, अरे मैं पूर्णिमा जी, जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन तो हमारी ही हो जाने दो। जिस दिन आप छुट्टी लेंगी उस दिन तो हम लोग भी चुनाव में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, और जिस दिन आप अपनी बात तो आप कर रही हो, हम प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं कि हम लोग बोलिए सर। मैं यही करता, देखिए अभी हंग पार्लियामेंट आई है, ये किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है, और जस्ट वेट एंड वॉच। अभी देखिए आगे बहुत से खेला बाकी है, क्या होता है क्या नहीं होता ये आगे जो है अभी ये अंधकार के गर्भ में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो अच्छी गवर्नमेंट हो, जनता के लिए हो और गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट हो, जो जनता के जनहित का काम करे। हमारी अगर हम सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, हम जो है जनहित के मुद्दों को हम सदैव उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक। हमने पीडीए परिवार की जो है बात हम उठाते रहेंगे, हम जातिगत जनगणना की हम आवाज उठाते रहेंगे, हम गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों की हम आवाज उठाते रहेंगे। और अगर हम सरकार हमारी आती है, सरकार हम बना ले आते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमने वादे किए थे जनता से, जिस भूमिका में भी आप आने वाले वक्त में होंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, उसके हिसाब से आप आगे काम करते रहेंगे। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, थोड़ा सा आपको ज्यादा समय इस बार मैं दूंगी। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये होप अब भी बरकरार है। आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी और आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। दूसरी बात, जब मैंने जिक्र किया हार्ड बार्गेन का, नीतीश कुमार का हार्ड बार्गेन क्या है इस सरकार में? देखिए पूर्णिमा जी, बीजेपी नीतीश कुमार और जदयू की नेचुरल अलायंस पार्टनर रहा और ये पहले से ही एनडीए का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री ने किया और उसको मैंडेट मिला और सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने पहले जो एग्जिट पोल हुआ उसके पहले आके माननीय प्रधानमंत्री से मिल के गए और कहा कि हम लोग सरकार बनावेंगे। और जब वो एनडीए की बैठक हुई तो उसमें आए और उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी दे दिया और कहा कि जल्द से जल्द सरकार बनाया जाए। अब कोई इसको हो उम्मीद जताता रहे तो अब इसमें हम लोग का सपना देखता रहे कि इसमें हम लोग को क्या लेना देना। हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार, जिस तरह से हमने 10 साल के साथ एनडीए की सरकार में रहे हैं, आगे भी 5 साल हम रहेंगे बेहतरीन तरीके से एनडीए के सरकार में। हमने वो बीच में आना जाना हो गया ना नेमतुल्लाह साहब, वो बीच में आना जाना हो गया ना, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उम्मीदें भी बढ़ी और कंफ्यूजन भी पैदा हुआ। नहीं, वो एक परिस्थिति बनी थी, उसमें आना जाना हुआ
और वो नीतीश कुमार ने पूरा सोचा कि एकजुट करे पूरे इंडिया को, इंडिया के नेताओं को, लेकिन देखा कि ये तो खुद एकजुट नहीं रहेंगे, इनमें वो शक्ति नहीं है जो शक्ति। नेमतुल्लाह साहब, सोशल मीडिया पर ना एक जबरदस्त मीम चल रहा है इस वक्त, एक मीम बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, और दूसरा आपके यहाँ तो जो पोस्टर लगे हुए हैं नीतीश कुमार सबके, वो तो आपको पता ही है, जो पहली बार नहीं लगे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा जबरदस्त मीम चल रहा है कि अलायंस से अगर नहीं जाते इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार, तो आज उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की एक प्रबल इच्छा है वो शायद पूरी हो जाती। एक सोशल मीडिया का मीम है सर, मैंने हल्के अंदाज में इसका जिक्र किया, लेकिन एक बहुत कठोर सवाल है मेरा आपसे। मैंने आपसे हार्ड बार्गेन को लेकर सवाल पूछा, और क्योंकि धनंजय जी भी यहाँ पर हैं, क्या एक बार फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग होगी नीतीश कुमार की तरफ से? देखिए अभी क्या होना है क्या नहीं, अभी सरकार बनने दीजिए। सरकार को हम लोग चाहते हैं कि स्टेबल सरकार रहे, सरकार चले, और हमारे बिहार का, हमारे देश का, हमारे नेशन का अच्छे से विकास हो, और उसमें जो भी बाधाएं हैं हम मिल बैठ के उसको तय कर लेंगे। अभी हम प्रयास करने लगे कि हम ये ले लेंगे और वो ये दे देगा, ये हम नहीं चाहते हैं। नहीं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, और उसमें बुराई इसीलिए नहीं है क्योंकि आप लोग अपने स्टेट के पर्सपेक्टिव तो सोचिएगा ना, मतलब उसको आप थोड़ी ही छोड़ देंगे, और ये साथ में एक साथ चलने की बात है। ठीक है, ठीक है जी, हम सोचेंगे, लेकिन अभी जो है हम आते आते हम कहेंगे ये दे दो, लेकिन हम उसमें रखेंगे बात अपनी। हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारा छूट गया है, हमारा जो स्पेशल स्टेटस है, और सो जो बाकी हमारी मांगे हैं, हम प्रधानमंत्री से हम रखेंगे, और उसमें मिल बैठ के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, ठीक है। सुशील व्यास जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि भाई मेरे रहते हुए, क्योंकि नेतृत्व में लड़ा गया था इलेक्शन और क्योंकि हार हो गई है, तो ऐसे में मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने उसको वहां के नकार दिया और कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद एक एनालिसिस आपके पर्सपेक्टिव से तो हुआ ही होगा, और साथ ही इंटैक्ट रहे हर कोई, इसकी तमाम कवायतें भी इस वक्त चल रही होंगी। निश्चित पूर्णिमा जी, चुनाव हुआ है तो उसकी एनालिसिस भी होगी, वो पार्टी के अंतर्गत मामला है, वो निश्चित उसका प्लस माइनस सारी चीजों को उस पर चर्चा में आएगा। फडणवीस जी एक भावुक नेता है, बहुत असरदार नेता है, उनके मन में कुछ इस तरह के विचार आए जिसको पार्टी ने बिल्कुल एक झटके में दरकिनार कर दिया। और ज्यादा विषय भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन मेरे भाई जो समाजवादी के जो कह रहे थे उस पर मैं आपसे काफी देर से जवाब देना चाह रहा था। वो कह रहे थे कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला। मैं इस पे 1 मिनट लेना चाहता हूँ दीपक जी। 543 सीट पे चुनाव हुआ, प्री पोल अलायंस, ये शब्द याद रखिएगा, प्री पोल अलायंस एनडीए का था जिसने 293 सीट ली है। एक ही नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 293 लोग जीत के आए। अब आप बताइए, सामने जो इंडिया अलायंस जो है जिनमें आप हैं, उनके कितने प्री पोल अलायंस है? बंगाल में क्या प्री पोल अलायंस था? क्या पंजाब में प्री पोल अलायंस था? क्या केरला में प्री पोल अलायंस था? किस बात पे आप कहना चाह रहे हो कि हमारी 293 जो है वो बहुमत का आंकड़ा नहीं है? प्रजातंत्र में, और जिस संविधान की बात कांग्रेस के साथी पूरे चुनाव में करते आए, संविधान बचाओ, तो उस संविधान के हिसाब से 293 प्री पोल अलायंस एक शब्द है संविधान के और कानून के अंदर, उसमें 293 हमारे पास आंकड़ा है। आप बता सकते हैं आपका आंकड़ा जो आप दिखा रहे हो वो प्री पोल अलायंस है? तो बंगाल में क्या था, हरियाणा में, पंजाब में क्या था, और केरला में क्या था? तो जरा व्यवहारिक बात करें तो जरा अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, सिर्फ कहने के लिए कुछ ना कहा जाए। दीपक जी, जल्दी से 30 सेकंड में आपसे जवाब दूंगी, फिर धनंजय जी आपके पास आते हैं, चारण साहब आपके पास। पूर्णिमा जी, जो मेरी बात है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आदरणीय शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता जी, मैं इनकी किसी टिप्पणी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो आप हंग पार्लियामेंट आप किसको कह सकते हैं? हंग पार्लियामेंट। फिर आपको निर्दलीय विधायकों को लेने का, और रहा देखिए नीतीश कुमार जी की बात हो रही थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी बड़े परिपक्व, बड़े अनुभवी और बड़े मजे हुए नेता हैं, और मैं बार बार मैं कह दूं, और आपके सम्मानित चैनल पे मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूं, नीतीश जी जो है वो पद के लालसा में कभी नहीं आएंगे। मैं उनको जानता हूं, जहां तक हम क्या पूरा देश उनको जानता है, वो मुद्दों पे समझौता करेंगे, वो जातिगत जनगणना पे समझौता करेंगे, वो किसानों के लिए समझौता करेंगे, वो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए समझौता करेंगे। वो पद के लिए ललायत नहीं है, पद उन्होंने बहुत से देख लिए, कई बार के मुख्यमंत्री रहे वो।
तो इसलिए उनको डेप्यूटी पीएम या उनको सेंट्रल में मिनिस्टर की उनको लालसा नहीं, वो इन मुद्दों पे बार्गेन करेगा, इन मुद्दों पे कहेंगे कि आप जातिगत जनगणना नेशनल लेवल पे आप कराइए, आप किसानों की आय दुगनी करिए, आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए जो आपने वादे किए थे। जहां तक हम लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं, वो बड़े परिपक्व और जनता के नेता है, वो जनता के बीच में रहने वाले नेता है। ये अच्छी बात है और ये विनम्र भाव नीतीश कुमार जी के लिए आपका थ्रू आउट बना रहा, न सिर्फ आपका बल्कि अलायंस की सभी पार्टीज का बना रहा, होना भी चाहिए। धनंजय जी, इसमें मैंने ऐसा कोई सटायर या कटाक्ष नहीं किया है जो आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, लेकिन क्योंकि नेमतुल्लाह साहब ने जो कहा, ये आप ध्यान रखिएगा कि इन बातों का जिक्र होगा, विशेष दर्जे की बात होगी। अभी 10 निर्दलीय जो हैं वो संपर्क में, कई और निर्दलीय संपर्क में आपके हैं। स्ट्रैटेजी यही है कि कैसे भी करके वो जो मेजॉरिटी वाला नंबर है वो क्रॉस हो, सिंगल हैंडेडली। पूर्णिमा जी, दो बातें। पहली बात तो आप दूसरों का सम्मान बाद में करें, पहले जिनके साथ है उनका सम्मान करना जरूरी है। आपने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। उन्होंने चिरकुट बिरकुट और तमाम तरह की विसंगति और विद्रुपताओं जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल के साथ यारी और पंजाब में जूतम पहजारी, तो ऐसे विद्रुपताओं और विद्रुपताओं के बीच में क्या, और जो बात हंग असेंबली कर रहा था, हंग असेंबली का जस्टिस बोम्बई का जजमेंट है कि जो अगर प्री पोल अलायंस में अगर कंफर्टेबल मेजोरिटी है तो उसको हंग नहीं मान सकते। यहाँ तक कि अगर आप पिछले 7 चुनाव पर 5 चुनाव पर नजर डालें तो 2019 में जिस पार्टी ने, हमारी ही पार्टी ने सरकार बनाई थी, 182 सीटें थी। अगर 2004 के इलेक्शन पर नजर डालें तो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 145 सीट थी। 2009 में कांग्रेस सरकार बनाई 206 सीट थी। तो इसको हंग असेंबली नहीं कहते हैं, पर बेसिकली बेसिक चीजों का जानना बेहद जरूरी है। ये कंफर्टेबल मेजोरिटी है, प्री पोल अलायंस है। और दूसरी बात, बिल्कुल इसी को किसी भी एंगल से, और जस्टिस बोम्बई के इसमें जजमेंट है, इसलिए इसको हंग असेंबली नहीं कर सकते। कंफर्टेबल मेजोरिटी की प्री पोल अलायंस की एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये भी है कि मोदी को नया नेता चुन लिया गया है, और फिर आपने ये भी कह दिया है कि उम्मीदों का सूरज फिर से नए क्षितिज पर छाया है। ये आपने कह दिया है। ठीक है, जल्दी से सुमेध चारण जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, फिर उसके बाद मेरे पास समय खत्म है। सर, मैं एक बात धनंजय जी से भी पूछना चाहता हूँ कि इन लोग अंडरग्राउंड समझौता है, ये नहीं है, पर मैं इनके आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिमा जी इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने आज सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रखा है कि चंद्रबाबू नायडू जी को कितनी गाली दी, नीतीश कुमार जी को कितनी गाली दी, आज उनकी गालियां क्या वापस लेने को वो स्वीकार करेंगे? ये चुनाव बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जनगणना पे, जैसे मेरे साथी प्रवक्ता रहते समाजवादी वाले, एमएसपी पे, हाँ ये लोग दोनों उनको समर्थन दें, हमारे को कोई एतराज नहीं है, सरकार ये लोग बनाए, परंतु जहां हमारा यही। ठीक है धनंजय जी, मेरे पास समय खत्म है, वरना आपका जवाब ले लेती, लेकिन मैं 1 सेकंड कर रहा हूँ। अच्छा, बोल दीजिए सर। एक मीम आज देखे रहे होंगे आपकी, बहुत वायरल हो रहा है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिलाएं लाइन में लगी हुई है कि उनको 1-1 लाख रुपया 5 तारीख को खटाखट देने के लिए कहा। चलिए कोई बात नहीं, अब क्योंकि सरकार बनाने की तैयारी है सुमेध चारण जी, चलिए अब इंतजार करते हैं कि बस अब सब कुछ खटाखट हो जाए।